Students, welcome back. Today we shall be studying about the next population interaction, that is competition. जब कंपटीशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इधर देख लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे कि इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। जब हम इंट्रा स्पेसिफिक की बात करते हैं तो ऐसा कंपटीशन जो सेम स्पीशीज़ के बीच में हो रहा है, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स की बात कर ले तो वी ह्यूमन बींग्स स्ट्राइव, दैट इज़ फाइट फॉर द प्लेस, दैट इज़ लैंड विच इज़ वन काइंड ऑफ रिसोर्सेज, फॉर फूड दैट इज़ अदर काइंड ऑफ रिसोर्सेज। डॉग्स अपने बीच में फाइट करते हैं फॉर पर्टिकुलर फूड, तो दैट इज़ इंट्रा स्पेसिफिक। और वैसे ही दूसरा टाइप का होता है इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक मतलब में दो डिफरेंट स्पीशीज एक दूसरे के बीच में कंपटीशन कर रही है, जैसे कि समझ लो लायन और टाइगर हैं, वो डियर के लिए compete कर रहे हैं। फाइन, तो दो तरह के कंपटीशन होते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक। हम कंपटीशन की डेफिनेशन देखेंगे क्या होती है। फाइन, व्हेन डार्विन स्पोक ऑफ द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन नेचर, ही वाज कन्विंस्ड दैट इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज अ पोटेंट फोर्स फॉर इवोल्यूशन। फाइन, डार्विन ने क्या कहा था कि भाई डार्विन ने एक थ्योरी दी थी, डार्विनियन स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस थ्योरी। ये क्या कहती है, ये थ्योरी ऐसे कहती है दैट देयर इज ऑलवेज द स्ट्रगल बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन अ गिवन एनवायरमेंट। फाइन, इट इज जनरली बिलीव दैट कॉम्पिटिशन ऑकर्स व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज compete फॉर द सेम स्पीशीज। ऐसा माना जाता है कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होती हैं वही compete करती है सेम रिसोर्स के लिए, जैसे कि लायन और टाइगर बहुत क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं और वे दोनों स्पीशीज किसी डियर के लिए compete कर रही हैं। बट ऐसा हर बारी ज़रूरी नहीं होता। क्यों? बिकॉज सेम स्पीशीज जो बहुत क्लोजली रिलेटेड है वे तो फाइट कर रही है सेम रिसोर्स के लिए, बट ऐसा ज़रूरी नहीं होता। कभी कभार अनरिलेटेड स्पीशीज जो होती है, जैसे कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज लायन टाइगर है तो वो डियर के लिए फाइट कर रहे हैं, बट ऐसा भी हो सकता है अनरिलेटेड स्पीशीज जो होती है जिन दोनों का कुछ एक दूसरे से लेना देना भी नहीं है, वैसे भी एक सेम रिसोर्स के लिए फाइट कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया है तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या सिर्फ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज compete करती है? नहीं भाई, अनरिलेटेड स्पीशीज भी compete करती है। फाइन, फॉर द सेम रिसोर्सेज। जैसे कि सम शैलो लेक, शैलो मतलब में बहुत डीप नहीं होता, शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स की बात करें तो उधर जो फ्लेमिंगोज आते हैं एंड उधर अंदर लेक में रहने वाली जो फिशेज हैं वो दोनों ही compete करती है फॉर द जू प्लैंक्टन। अब फ्लेमिंगोज और ये फिशेज में क्या, ये तो एक तो बर्ड है एक तो फिश है, दोनों ही कंप्लीट अलग है, तो दोनों का क्या लेना देना है, दे आर स्टिल competing फॉर जू प्लैंक्टन सेम रिसोर्सेज। तो वही चीज़ बोली गई है कि भाई जब कॉम्पिटिशन होता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि क्लोजली रिलेटेड ही compete करते हैं। फाइन, अनरिलेटेड भी compete करते हैं। फाइन, जैसे कि डॉग्स अपने बीच में कंपटीशन कर रही है, बट साथ में डॉग्स हैं, फिर साथ में वही रिसोर्स के लिए समझ लो कैट्स हैं, भाई वही रिसोर्सेज के लिए समझ लो कोई दूसरा एनिमल है वो भी compete कर सकता है। फाइन, सेकेंडली रिसोर्सेज नीड नॉट टू बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन टू अकर। दूसरी चीज़ क्या बोली गई है, पहले बोला गया था कि कंपटीशन जब होता है कब होगा, जब रिसोर्सेज कैसे होते हैं, लिमिटिंग होते हैं। कैसे होते हैं? लिमिटिंग होते हैं, बट ऐसा नहीं होता। फाइन, जब रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं होते तभी भी कंपटीशन होता है। तो दो कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें इधर बताई गई है कि भाई डार्विन ने कहा था कि भाई जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ होती हैं तो वो एक दूसरे के साथ स्ट्रगल करती है, फाइट करती है और एक रिसोर्स के लिए लड़ती है, बट और जब वो रिसोर्स लिमिटिंग होता है, बट ऐसा नहीं होता। अनरिलेटेड स्पीशीज भी compete करती है फॉर द सेम रिसोर्सेज और तभी भी compete करती है जब रिसोर्सेज लिमिटिंग जैसे कि नहीं होते। जैसे कि बहुत सारे डियर्स हैं समझ लो, अब डियर भाग रहा है, सब सारे के सारे डियर भाग जाते हैं, तो एक ही डियर बचा है, तो वही एक ही डियर के लिए समझ लो बहुत डिफरेंट स्पीशीज भी compete कर रही होती है। तो दैट इज जब बहुत फूड ऑकरेंस, फूड हो या कोई भी रिसोर्सेज हो, लिमिटिंग ना हो, तभी भी कंपटीशन तो होता ही होता है। इन इंटरफेरेंस कंपटीशन, एक दूसरा टाइप का नाम दिया गया है इंटरफेरेंस कंपटीशन। द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज माइट बी रिड्यूस्ड ड्यू टू द इंटरफेयरिंग एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीशीज इवन इफ द रिसोर्सेज आर अबेंडेंट। कि भाई एक दूसरी स्पीशीज आ जाने की वजह से दूसरा जो एक एनिमल है या फिर बर्ड है या कोई दूसरी स्पीशीज है, उनकी फीडिंग जो फूड है, जो स्पेस है, वो बहुत सारे, लिमिटिंग नहीं है, बहुत सारी अमाउंट में है, फिर भी उनकी जो एफिशिएंसी होती है खाने की या फिर फाइट करने की वो कम हो जाती है, तो उसको बोलेंगे इंटरफेरेंस कंपटीशन, जब कोई एनिमल इंटरफेयर करता है। फाइन,
अब तो कंपटीशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, आपको याद रखना है, कंपटीशन इज बेस्ट डिफाइंड एज अ प्रोसेस। वो एक ऐसी प्रोसेस है इनमें इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ द अनदर स्पीशीज। जैसे कि द फिटनेस हम कैसे मेजर करते हैं, इन आर। फाइन, फिटनेस इज मेजर्ड बाय द वर्ड आर, जो हमने आगे ऑलरेडी पढ़ लिया था। फाइन, द फिटनेस द इंस्ट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, मतलब में आर जितना ज़्यादा होगा मतलब में वो ऑर्गेनिज्म अच्छे से फीड कर पा रहा है, रह पा रहा है और ग्रो हो रहा है। सो बेसिकली फिटनेस को कैसे डिफाइन करेंगे, इज बेस्ट डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज। जैसे कि एक स्पीशीज है, समझ लो स्पीशीज 1 और दूसरी है स्पीशीज 2, तो इसकी जो फिटनेस है, इसकी जो आर की वैल्यू होगी वो कम होगी व्हेन द स्पीशीज 2 इज प्रेजेंट, बिकॉज स्पीशीज 2 इस स्पीशीज 1 पे भारी है। तो ये कंपटीशन में क्या होता है कि भाई इसकी जो फिटनेस वैल्यू होती है वो सिग्निफिकेंटली कम होती है, इसका जो रिप्रोडक्टिव रेट होता है वो इतना ग्रो नहीं होता। फाइन, तो क्यों नहीं ग्रो हो रहा है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर फाइटिंग फॉर अ गिवन रिसोर्स, और ये ज़्यादा ताकतवर है जिसकी वजह से इसकी फिटनेस वैल्यू काफ़ी अच्छी है और इसकी वैल्यू काफ़ी सिग्निफिकेंटली कम होती है। तो दिस इज द रिलेशनशिप इज टर्म टू बी एज कॉम्पिटिशन। वो एक प्रोसेस होती है जिनमें द फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज इज कंपैरेटिवली लोअर देन दैट ऑफ द अदर स्पीशीज। क्यों, बिकॉज ये इस पे भारी है, ये इसको सही से फूड, सही से खाना नहीं कंज्यूम करने देता, ये भी compete करता है उस फूड के लिए। फाइन, तो वही चीज़ है कॉम्पिटिशन। It is relatively easy to demonstrate in laboratory experiments as Gauss and other experimental ecologists did. ये competition की चीज़ हम easily experiment से laboratory में देख सकते हैं, जैसे गॉज और बाकी सारे experimental ecologists ने किया था। तो when resources are limited, the competitively superior species will eventually eliminate the other species, but evidence for such competitive exclusion occurring in nature is not always conclusive. ऐसा बताया गया है कि लेबोरेटरी में हम देख सकते हैं कि भाई ये दोनों स्पीशीज़ हैं और लेबोरेटरी में हमने थोड़ा सा फूड, थोड़ा सा वगैरह रखा है, तो ये सुपीरियर है इससे। तो क्या ऐसा हो जाएगा कि ये सारा का सारा ये क्या होगा कि ये भाई ये सुपीरियर है और ये सुपीरियर नहीं है, इतना compete नहीं कर पा रही है, तो ये जो सेकेंड वाली स्पीशीज़ है वे सारा खाना सब कुछ खा जाएगी, तो इसको खाना वगैरह नहीं मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगी, एक्सक्लूड हो जाएगी फ्रॉम देयर। ये चीज़ें सिर्फ पॉसिबल है इन द लेबोरेटरी, इट इज़ नॉट बीन सीन इन द एक्चुअल सिनेरियो। फाइन, ये जो सर्कमस्टेंसेस हैं ये एग्जिस्ट नहीं करते, सच सर्कमस्टेंसेस डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर एक्चुअली। फाइन, क्यों, बिकॉज नेचर एक बैलेंस रखता है। फॉर एग्जाम्पल द एबिंडोंग टॉर्टोइज इन गैलापागोस आइलैंड बिकम एक्सटिंक्ट विदिन अ डेकेड आफ्टर गोट्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द आइलैंड। फाइन, apparently due to the greater browsing efficiency of the ghost. So basically एक एग्जाम्पल दिखाया गया है जो इसको सपोर्ट करता है, जैसे कि जो टॉर्टोइस थे कहाँ पे, गैलापागोस आइलैंड में, उस आइलैंड में जो टॉर्टोइस थे वो सारे के सारे एक्सटेंट हो गए। तो भाई कैसे, तो उधर क्या इंट्रोड्यूस किया गया था, गोट्स को इंट्रोड्यूस किया था। अब गोट्स की ग्रेजिंग एबिलिटी इतनी फास्ट है, वो सारी की सारी ग्रास खा रही थी और टॉर्टोइस को खाना नहीं मिल रहा था, तो सारे के सारे टॉर्टोइस खत्म हो गए। तो ये इसको सपोर्ट करता है कि भाई जब सुपीरियर कोई स्पीशीज़ होगी, और वो जैसे कि इस केस में सुपीरियर स्पीशीज़ कौन सी हैं, तो गोट्स। तो ये गोट्स जो हैं उन्होंने सारा का सारा ग्रास खा लिया, जिसकी वजह से टॉर्टोइस उसको अच्छे से खाना न खा पाए और ये सारे के सारे एलिमिनेट हो गए, उसकी एक भी पॉपुलेशन, मतलब में एक भी इंडिविजुअल उसका नहीं बचा। फाइन, अनदर एविडेंस फॉर द occurrence of competition in nature, yes, comes from what is called as competitive release. एक दूसरा वर्ड है competitive release, a species whose distribution is restricted. तो ये एक एग्जाम्पल था competition का कि भाई competition exist करती है, और कैसे exist करती है, भाई एक species बहुत superior होती है फाइट करने में, तो दूसरी species को ख़त्म कर सकती हैं, जैसे कि हमने गोट वाला एग्जाम्पल देखा। बट हर बारी ये सही नहीं होता। फाइन, हर बारी ये सही नहीं होता, जैसे कि लायंस और डियर्स दोनों ही सर्वाइव करते हैं, बिकॉज डियर्स ऑल्सो हैव द
कैपेसिटी टू रन, तो वो फाइट करते हैं, वो भागते हैं फिर, और ये डियर की स्पीशीज़ भी सर्वाइव करती हैं और लायन भी डियर को खा के सर्वाइव करते हैं। तो वही चीज़ है, एक बैलेंस रहता है, हर बारी ये सिचुएशन सही नहीं होती। दूसरा है कंपटीशन का, हम देखेंगे कि भाई कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, तो उसका एक दूसरा लाइक वर्ड है तो कॉम्पिटिटिव रिलीज। तो ये क्या है, अ स्पीशीज whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of competitively superior species is found to expand its distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed. Fine. सो बेसिकली इसमें क्या बताया गया है, कॉम्पिटिटिव रिलीज़। कॉम्पिटिटिव रिलीज़ का दूसरा एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि एक स्पीशीज़ है जो अच्छे से ग्रो कर रही होती है, फाइन, हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल जियोग्राफिकल, वो एक पॉपुलेशन है उसका, तो उसका स्मॉल पॉपुलेशन है। क्यों? क्योंकि समझ लो ये फर्स्ट पॉपुलेशन है, और उसकी जो दूसरी पॉपुलेशन है उनका नंबर ज़्यादा से ज़्यादा समझ लो कि ये सुपीरियर है, ये जो नंबर 2 वाली है वो सुपीरियर है, फाइन, और ये जो नंबर 1 वाली है वो थोड़ी इन्फीरियर कॉम्पिटिटिवनेस वाली है। तो क्या होगा, इन सारे नंबर 2 वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम निकाल देते हैं, तो क्या होगा कि ये जो नंबर 1 वाली स्पीशीज़ हैं वो सभी जगह पे ग्रो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनका जो मेन कॉम्पिटिशन था उनको ही हमने निकाल दिया है, फाइन। जैसे कि आपका हमेशा रैंक आता है 3rd, पर आप 2nd वाला और 1st वाला समझ लो आपकी क्लास से वो विड्रॉ कर जाता है, कहीं और शिफ्ट हो जाता है, तो आपका ऑटोमेटिकली नंबर आने लगेगा 1st। तो वही चीज़ है कॉम्पिटिशन रिलीज, कॉम्पिटिटिव रिलीज। तो वो जो कॉम्पिटिशन देने वाला था वही नहीं है, फाइन, तो वही चीज़ बताई गई है। कॉनल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट्स, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कॉनल्स। एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट शोज दैट ऑन द रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड द लार्जर एंड कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बार्नकल, कहाँ पे, रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की जो रॉकी सीज होती है, रॉक वाली जो बाहर क्या होता है, कोस्ट पे रॉक्स होते हैं, उनके ऊपर लार्ज एंड कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बार्निकल्स क्या होता है, एक टाइप का आर्थ्रोपॉड है जो एक मराइन एनिमल है जो मराइन कोस्ट पे दिखता है, फाइन। तो इट इज़ वन काइंड ऑफ आर्थ्रोपॉड विच इज़ अ मराइन एनिमल। तो जो बार्निकल हैं जिनका नाम है बेलेनस, डोमिनेट्स द इंटरटाइडल एरिया एंड एक्सक्लूड्स द स्मॉलर बार्निकल फ्रॉम दैट जोन। जो छोटे बार्निकल होते हैं उस जोन में से ये बड़े बार्निकल क्या करते हैं, उनको ग्रो नहीं होने देते। इन जनरल हर्बीवर्स एंड प्लांट्स अपीयर टू बी मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कॉम्पिटिशन देन कार्निवर्स, फाइन। सो बेसिकली हमने क्या देखा अभी के लिए, हर्बीवर्स जो हैं वही सेम थिंग जो हमने आगे देखी थी। तो ये चीज़ हमने देखी, कॉनल ने ये फील्ड एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ उन्होंने क्या देखा कि अगर ये बड़े बार्निकल हों तो वो जो छोटे इंटरटाइडल एरिया के जो बार्निकल होते हैं, जो स्मॉलर बार्निकल होते हैं, उनको सर्वाइव नहीं करने देते, उनको ज़्यादा ग्रो नहीं होने देते, फाइन। सो दिस इज़ वन काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, कॉम्पिटिटिव रिलीज। अगर वो बड़े बार्निकल को निकाल दो तो क्या रहेगा, छोटे बार्निकल बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, कॉम्पिटिटिव रिलीज, फाइन। इन जनरल एक और चीज़ देखनी है, हर्बीवर्स एंड प्लांट्स अपीयर टू बी मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कॉम्पिटिशन देन कार्निवर्स। ये जो हर्बीवर्स हैं और जो प्लांट होते हैं वो बहुत ज़्यादा एडवर्सली अफेक्ट होते हैं कार्निवर्स से, बिकॉज कार्निवर्स हैव मोर हाईली डेवलप्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इन ऑर्डर टू गेट अवे फ्रॉम द कॉम्पिटिशन, फाइन। व्हेन वी टॉक अबाउट द अदर एनिमल्स सच एज हर्बीवर्स एंड द प्लांट तो भाग भी नहीं सकते, समझ लो। अब हर्बीवर्स की कैपेसिटी हम देखेंगे ऑन कॉन्ट्रेरी टू दैट ऑफ द, सपोज चीता है और एक डियर है, तो चीता इतना फास्ट रन करता है, तो वही चीज़ है, हर्बीवर्स और प्लांट कंपटीशन से ज़्यादा अफेक्टेड रहते हैं। और दूसरा रीज़न उसका क्या होता है कि भाई हर्बीवर्स और प्लांट वो फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे, फाइन, तो उन पे ही हम सब सारे फीड करने वाले हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कंपटीशन में कौन होता है, तो भाई सबसे पहले तो प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स को हम खाएंगे, फाइन, उन पे ही मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट, एंड साथ ही साथ हर्बीवर्स पे बहुत सारे कार्निवर्स डिपेंडेंट है। अब कार्निवर्स को खाने वाला जनरली कोई नहीं है, फाइन, समझ लो, ओके, हम खाते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको भी खाया जाता है, बट दोज आर कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स, हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स, फाइन, एंड दस मोर एडवर्सली अफेक्टेड होते हैं हर्बीवर्स एंड प्लांट। अब दूसरा एक एक्सपेरिमेंट है, समझ लो, गॉजेज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल आपको याद रखना है, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन विच वॉज गिवन इन द ईयर 1934। गॉजेज
कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या है? स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज competing for the same resources cannot coexist indefinitely and competitively inferior one will be eliminated eventually। यही exclusion जो हमने आगे पढ़ा कि अगर दो species compete कर रही है for the same resources, वो सेम रिसोर्स के लिए दोनों ही compete कर रही है। तो समझ लो ये क्या कहना चाहते हैं, causes competitive exclusion, कि भाई अगर ये सुपीरियर है तो ये इसको एक्सटिंक्ट कर देगी। तो वही चीज़ जो हमने आगे पढ़ी कि अगर ये सुपीरियर है तो ये जो वीक स्पीशीज़ हैं उसको एलिमिनेट कर देगी। दिस मे बी ट्रू इफ़ रिसोर्सेज आर लिमिटिंग। फाइन, ये चीज़ सही है, बट कब होगा? जब रिसोर्सेज लिमिटिंग होंगे। जैसे कि हमारे लेबोरेटरी में भाई थोड़ा ही खाना है, तो भाई ये जो सेकेंड वाली स्पीशीज़ जो सुपीरियर है इसको आगे ग्रो नहीं होने देगी, ये पूरी की पूरी मर ही जाएगी। Now, more recent studies do not support such gross generalization about competition। वही चीज़ जो आगे हमने पढ़ी, ये कुछ चीज़ों में सही है बट इसको सपोर्ट नहीं करता recent study। While they do not rule out the occurrence of interspecific competition in nature, they point out that species facing competition might evolve mechanisms that promote coexistence rather than exclusion। So, like जो दो species साथ में survive करती है तो ऐसा नहीं होता। Actually nature में क्या होता है? coexistence। coexistence मतलब में भाई तू भी खाना खा, तू भी खाना खा, और ये जो है जो वीकर है वो कुछ ना कुछ अपने में इवॉल्व कर लेती है जिसकी वजह से उसकी स्पीशीज़ भी आगे बढ़े। तो कोएग्जिस्टेंस होता है, ना कि एक एलिमिनेट हो जाएगी। फाइन, वन सच मैकेनिज्म इज रिसोर्स पार्टिशनिंग। तो उसका एक एग्जाम्पल क्या है कोएग्जिस्टेंस के लिए? रिसोर्स पार्टिशनिंग। रिसोर्स पार्टिशनिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कि भाई इफ़ यू आर टू सिबलिंग्स एंड इफ यू हैव वन पीस ऑफ केक, यू डिवाइड इट। फाइन, यू डिवाइड इट हाफ एंड देन यू हैव इट। सो दिस इज द वन दैट इज टर्म टू बी एज रिसोर्स पार्टिशनिंग। फाइन, इफ टू स्पीशीज compete for the same resource, they could not avoid competition by choosing, for instance, different times for feedings or different foraging patterns। जैसे कि खाने का टाइम अलग अलग रखते हैं कि भाई कोई पहले खाता है कोई बाद में खाता है। डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न्स, जैसे कि जब रिसोर्सेज कम हो जाए तो एक स्पीशीज एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पे चली जाएगी या फिर स्विम करके दूसरी जगह पे चली जाएगी, जिससे क्या होगा? रिसोर्स का बंटवारा हो जाए। फाइन, तो भाई कम रिसोर्स हैं तो एक जो स्पीशीज़ हैं वो क्या करती है? को एग्जिस्टेंट के लिए कहीं फ्लाई कर जाती है, कहीं स्विम कर जाती है, कहीं चल के चली जाएगी। फाइन, तो वही चीज़ है। मैक आर्थर शोड दैट 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वार्बल्स लिविंग, ये जो वार्बलर्स होते हैं, वार्बलर्स वो क्या हैं? वो कुछ नहीं, वो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं येलोइश कलर के। बहुत डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं उसकी, येलो कलर, येलो ग्रे कलर, ब्लैक कलर, देन वी हैव ब्लैक एंड येलो कलर टुगेदर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वार्बल्स, छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं। लिविंग ऑन द सेम ट्री वर एबल टू अवॉइड कॉम्पिटिशन एंड को एग्जिस्ट ड्यू टू बिहेवियरल डिफरेंसिंग इन देयर फॉरेजिंग एक्टिविटीज़। तो ये जो वार्बल्स हैं उनकी बिहेवियरल डिफरेंसेस की वजह से वे एक ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वार्बल्स। फाइन, 5 तरह के स्पीशीज थे वार्बल्स के ही। अब उनकी डिफरेंट हैबिट्स की वजह से, बिहेवियरल हैबिट की वजह से वे एक ही टाइप के 5 स्पीशीज एक ही प्लांट के ऊपर, एक ही ट्री के ऊपर सारे अच्छे से रह रहे थे, सेम ट्री। सो दैट इज बिकॉज ऑफ को एग्जिस्टेंस, दैट इज बिकॉज ऑफ रिसोर्स पार्टिशनिंग, दैट इज बिकॉज ऑफ बिहेवियरल डिफरेंसेस, दैट is because of the foraging activities they used to show. Fine, so this is all about the competition that you need to remember. The types of competition: intraspecific, interspecific. Intra, that is between the same species. Inter, that is between two different species. Interference, that is कभी कोई एक है, एक स्पीशीज़ है तो दूसरी स्पीशीज़ आके वहीं पे इंटरफेयर करती है, तो दैट इज़ इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन। फाइन, और आपको याद रखना है दैट इज़ गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो हर तरह से सही नहीं माना जाता। जब लिमिटेड रिसोर्सेज होता है तब ये प्रिंसिपल सही है, बट जब रिसोर्सेज अबेंडेंट है या फिर स्पेस वगैरह और नेचर में ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। फाइन, इट मे एग्जिस्ट व्हेन द रिसोर्सेज आर लिमिटिंग। सो दिस इज ऑल दैट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट कॉम्पिटिशन. We shall be in the coming class understand about parasitism and commensalism and the others. Thank you.